तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अस्थमा जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। तो देखते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे। The chronic inflammation causes an increase in airway hyperresponsive that lead to recurrent episode of wheezing, breathlessness, chest tightness and cough, particularly at night and or early in morning। मतलब अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर होता है एयरवे का, ठीक है, जिसमें रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं, जिसमें वीजिंग साउंड होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथलेस होगा, टाइटनेस होगा चेस्ट का और कफ होगा। और ये ज़्यादातर ऐसे नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। इंसिडेंस अस्थमा इफ़ेक्ट ऑन एस्टिमेटेड 2,500,000 Indian every year, and this number is likely to increase by 50% by the year 2016. Among adults, women have a 30% greater prevalence of asthma than men. ठीक है, एडल्ट वुमेन में 3% ज़्यादा देखा जाता है अस्थमा एज़ कम्पेयर टू मेन। अस्थमा के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, मतलब किन वजह से अस्थमा हो सकता है। तो स्मोक हो गया, डस्ट, फंगस स्पोर्स, कोल्ड एयर, केमिकल फ्यूम, स्ट्रॉन्ग ऑडर, पॉल्यूशन, एंगर, स्ट्रेस, पेट टेंडर, एक्सरसाइज और पॉलन की वजह से अस्थमा हो सकता है। ट्रिगर फैक्टर जो एलर्जन इनहेलेशन की वजह से अस्थमा हो सकता है, जिसमें एनिमल में आएगा वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाउस डस्ट से साइनसाइटिस और कॉकरोच से एक्सरसाइज, कोल्ड ड्राई हेयर, फिर पॉलन से स्ट्रेस और ड्रग्स जैसे एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और बीटा एड्रेनर्जिक, ये ट्रिगर फैक्टर होते हैं अस्थमा के। फिर एयर पॉल्यूटेंट्स में देखते हैं तो फ्यूम्स, परफ्यूम, ऑक्सीडेंट्स, सिगरेट स्मोक। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में आएगा मेटल, सॉल्ट, वुड, वेजिटेबल डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड प्लास्टिक। फिर फूड एडिक्टिव्स, जैसे किसी को पीनट से भी एलर्जी होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिसीज़, ये सारे ट्रिगर फैक्टर हो गए अस्थमा के कि इनकी वजह से अस्थमा कॉज हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ अस्थमा, एलर्जन अस्थमा जो कि जिसे एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। फिर है नॉन एलर्जन जिसे इंस्ट्रिक्सिक अस्थमा कहते हैं, मिक्स्ड अस्थमा। फिर कफ वेरिएंट जिसमें कफ होता है। एक्सरसाइज का इंड्यूस अस्थमा, एक्सरसाइज करने की वजह से। नॉक्टर्नल मतलब नाइट के टाइम पर अगर अस्थमा के एपिसोड ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे नॉक्टर्नल अस्थमा कहते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल अस्थमा मतलब जो कि किसी ऑक्यूपेशनल जो डस्ट फ्यूम होती है उसकी वजह से अगर अस्थमा कॉज हो रहा है तो उसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही है, वीजिंग साउंड आएगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथलेसनेस होगा, कफ हो सकता है और एलर्जी होंगी, नोज़िया, वोमिटिंग और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक स्टडी देखते हैं तो हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब किस कारण से अस्थमा हुआ है। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन, पीएफटी, पीक एस्पिरेटरी फ्लोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, एबीजी या ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं। एलर्जी स्किन टेस्टिंग। फिर है ब्लड लेवल ऑफ इओसिनोफिल, मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें इओसिनोफिल और आईजीई एंटीबॉडी की प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगी तो मतलब कि अस्थमा की प्रेजेंस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अस्थमा की वजह से, रिफ्रैक्चर हो सकता है, न्यूमोथोरिक्स, एटेलेस्टेसिस, निमोनिया, स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो जैसे कि अस्थमा है उसके नेम के अकॉर्डिंग अस्थमा ए से एड्रेनर्जिक, बीटा 2 एगोनिस्टिक जो होते हैं जैसे एल्बिटोराल यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड, थियोफाइलिन, हाइड्रेशन
जैसे कि आईवी थेरेपी दे सकते हैं, मास्क ऑक्सीजन के लिए, एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं। ये मैनेजमेंट हो गया अस्थमा का। ड्रग थेरेपी में लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन देंगे टू एक्टिव एंड मेंटेन कंट्रोल टू परसिस्टेंट अस्थमा, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर और लॉन्ग एक्टिंग B2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्टिक जैसे थियोफाइलिन। ये ड्रग थेरेपी हो गई। अस्थमा के क्विक रिलीफ के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इन्हेलर दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो शॉर्ट एक्शन के लिए मतलब तुरंत रिलीफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फिर है पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू ड्रग थेरेपी। पेशेंट को क्या हम टीच कर सकते हैं। शुड इंक्लूड द नेम, डोसेज, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल, taking into considered meal times and activities of daily living. Include purpose, side effect, appropriate action in side effect occur, consequence of improper use, and the importance of refilling the prescription before the medicines runs out. Non-prescription combination drugs. Severe non-prescription combination drugs are available OTC. They are usually combination of the bronchodilator and the expectorants. Example epinephrine. ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सपायरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इनफेक्टिव कफ, डिक्रीज एयरवे ह्यूमिडिटी एंड इन्फेक्शन इन एयरवे एज एविडेंस बाय एब्सेंस और डिक्रीज ब्रीथ साउंड। Second is imbalanced nutrition, less than body requirement related to poor appetite, lowered energy level, shortness of breathing as evidenced by weight loss. Third is disturbed sleeping pattern related to anxiety, dyspnea as evidenced by frequent awaking, prolonged onset of sleep, lethargy, fatigue and irritability. This is the nursing diagnosis of asthma. तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अस्थमा क्या होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। इसके ट्रिगर फैक्टर और इसके मैनेजमेंट और जो ड्रग थेरेपी होती है ये हमने देखा। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।